हेलो डियर स्टूडेंट, मैं कमलेश शर्मा एक बार आप सबके बीच फिर से उपस्थित हुआ हूँ नीकी केमिस्ट्री क्लासेस लेकर। तो बेटा आज हम बात करेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले चैप्टर की। तो बेटा हम आज आपके बीच में अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलो बातें हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। और बेटा इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा ना तो आप 100% पछताओगे कि आज कुछ नहीं देखा, क्योंकि इस वीडियो से 100% बेटा आपके दो क्वेश्चन जो है ना इस बार बोर्ड में आने वाले हैं। वो कौन से आएंगे तो वो हम आपको जरूर बताएंगे, तो आपको अंत तक जरूर देखना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक हेलो फॉर्म अभिक्रिया देगा। समझ गए ना। तो देखो बेटा हम आपको एक सिंपल सी पहले तो सॉल्यूशन बता दें कि हेलो फॉर्म अभिक्रिया वो ही एल्कोहल देते हैं जिनके पास बेटा ये ग्रुप हो। देखो ये कार्बन जुड़ा है ना, कार्बन से बेटा क्या हो, एक CH3 जुड़ा हो और एक क्या जुड़ा हो, OH ग्रुप जुड़ा हो, ये इतना प्रेजेंट हो। फिर यहाँ पर आप कुछ भी जोड़ दो इस वाली बैलेंसी से, चाहे आप H जोड़ दो, चाहे CH3 जोड़ दो, चाहे C6H5 जोड़ दो, सेम ऐसा ही इसमें जोड़ दो, जो भी आप चाहो वो जोड़ सकते हो। क्लियर है कि नहीं, आ गया समझ में। तो इसका मतलब है जिसके पास ये ग्रुप होगा वो ही एल्कोहल क्या होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑप्शन में सारे के सारे ऑल 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 यानी कि सारे के सारे एल्कोहल लिखे, तो सिर्फ हम एल्कोहल की बता रहे हैं। अगर बेटा एल्डिहाइड और कीटोन की भी बात होती ना तो भी ये आपका क्या होता, तो फिर यहाँ पर बेटा हम H हटा करके क्या कर देते, डबल बॉन्ड कर देते और ये एक बैलेंसी हटा देते, फिर इस बैलेंसी से कुछ जुड़ा होता, वो एल्डिहाइड कीटोन के लिए होता है। लेकिन अपने पास ऑप्शन में सारे के सारे क्या है, एल्कोहल है, तो हम एल्कोहल लेते हैं, तो एल्कोहल के लिए इतना होना चाहिए। तो अब देखो बेटा पहली बात करते हैं मेथेनॉल। मेथेनॉल का मतलब क्या था बेटा, CH3OH, समझ गए ना। और हेलो फॉर्म परीक्षण के लिए कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए बेटा, 2। तो इसका मतलब है कि मेथेनॉल तो नहीं है। दूसरा एथेनॉल। एथेनॉल के लिए देखो बेटा अगर हम क्या करें, यहां पर भी H रख दें, यहां पर भी H रख दें, तो बन गया CH3CH2OH, एथेनॉल बन गया। मतलब ये देगा। तो पहले तो हम इसको लॉक करते हैं कि ये देगा। आगे भी देख लेते, प्रोपेनॉल की बात करें तो प्रोपेनॉल का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, बताओ। प्रोपेनॉल का मतलब क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो उन्होंने कहा है प्रोपेनॉल यानी कि OH बन पर होना चाहिए, तो प्रोपेनॉल का मतलब कैसे बेटा ये रिएक्शन संभव होगी, क्योंकि प्रोपेनॉल 1 के लिए क्या करोगे आप, जैसे इस वाली बैलेंसी से जोड़ो CH3 और इधर जोड़ो OH और इधर दोनों पे जोड़ो आप H और H। क्लियर है ना। तो अब देखो बेटा सेकंड नंबर वाले कार्बन पे OH नहीं है, क्योंकि हमें इस कार्बन से OH के साथ साथ CH3 भी चाहिए, इसका मतलब ये तो नहीं देगा। ब्यूटेनॉल में क्या हो जाएगा बेटा, एक और कार्बन बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, एथेनॉल। और ये जो आपका क्वेश्चन है बेटा ये 2024 के लिए बहुत ही बड़ी क्वेश्चन है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो बेटा आगे चलते हैं। आगे लिखा कि एथेनॉल तथा सांद्र H2SO4 की क्रिया द्वारा किसी भी अवस्था में निम्न में से कौन प्राप्त नहीं होता है। किसी भी अवस्था में, किसी भी अवस्था का मतलब क्या बेटा, जैसे मान लो आप एथेनॉल, एथेनॉल का मतलब क्या है, C2H5OH लो और आप इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के साथ गर्म कर रहे हो, तो होता क्या बेटा, अगर हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होता है बेटा, यहां से H2O निकलता है, OH यहां से और एक H यहां से, तो बनता है बेटा C2H5HSO4। क्लियर है कि नहीं। 100 पे करते हैं तो ये होता है। अगर बेटा हम यही क्रिया आपकी 140 पे करते तो क्या होता है बेटा, एथिल अल्कोहल के हम 2 अणु लेते हैं तो आपका क्या बनता है, डाई एथिल ईथर बनता है C2H5O C2H5। अगर यही क्रिया हम बेटा 160 वो निकल जाता है और क्या बनता है, C2H4 बनता है। कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर आप एथेनॉल की रिएक्शन किससे करा रहे हो, सल्फ्यूरिक अम्ल से करा रहे हो, अब वो अगर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पे करा रहे हो तो ये बनेगा, 160 पे करा रहे हो तो ये बनेगा, और 140 पे करा रहे हो तो ये बनेगा। मतलब CH3CHO यानी कि जो एसिटाल्डिहाइड है ये किसी भी कंडीशन में नहीं बनेगा आपका एल्कोहल में। क्लियर है कि नहीं। तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर इसका हो जाएगा ए। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला लिखा कि एल्कोहल का सामान्य सूत्र है, तो इसमें तो आपको बेटा सबको ही पता होगा, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2O, अदरवाइज ये एक भी नहीं है। क्लियर है कि नहीं। आगे देखते हैं। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन जो है ना ये भी क्वेश्चन बढ़िया है 2024 के लिए बेटा। कैसे, अब लिखा कि RMGX ये क्या बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है,
और यहाँ HCHO के साथ ये क्रिया करा रहे हैं शुष्क ईथर में, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर P बनेगा। तो इन्होंने ये कहा यहाँ P है। अब P क्या है, ये है या ये है या ये है या फिर ये है, इसकी बात करते हैं। तो देखो बेटा हम आपको एक सिंपल सी चीज बता दें, जब भी किसी भी अभिक्रिया में ग्रिग्नाइड की बात आ जाए, ग्रिग्नाइड अपकर्मक की, जैसे यहाँ पर देखो, जैसे मान लो ये आ जाए बेटा RMgX, ठीक है ना। अब ये क्या करेंगे बेटा, किसी एल्डिहाइड से या कीटोन से रिएक्शन कराएं, कोई दिक्कत नहीं, आपको बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं बेटा। आप क्या करो, यहाँ पर CH2O, जैसे मान लो हमने एल्डिहाइड लिया, तो आपको क्या करना है बेटा, इसी अणु में जब भी ग्रिग्नाइड अपकर्मक के साथ रिएक्शन कराओगे RH जोड़ दो। RH कैसे, R इधर H इधर, बन गया आपका, बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है। किसी भी एल्डिहाइड की क्रिया आप किससे करा रहे हो, एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया ग्रिग्नाइड से करा रहे हो, तो आप RH जोड़ देना। क्या जोड़ोगे बेटा, RH। तो यहाँ पर हमने देखो RH जोड़ा तो क्या बन गया, RCH2OH। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर RCH2OH, बाकी ये एक भी नहीं बनेंगे। क्लियर है कि नहीं। आगे देखो बेटा क्या हो जाएगा, आगे हम बात करते हैं कि बेटा एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवाने पर, चलो ले लेते हैं हम एक बार C2H5OH, एथेनॉल लिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मतलब हमने PCl5 से क्रिया कराई। तो बेटा ये रिएक्शन में क्या होता है आपका C2H5Cl, C2H5 और यहाँ से एक Cl, POCl3, P ये वाला O, 3 Cl, अब एक Cl बच गया, एक H बच गया, तो निकल जाएगा HCl। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्रिया कराने पर उत्पाद बनता है। तो ये उत्पाद बनता है बेटा, ये क्या है आपका क्लोरो एथेन या क्लोरो एल्केन बोल सकते हैं। अब देखो क्या लिखा है यहाँ, क्लोरो एल्कीन नहीं बन रहा है ना, डाई क्लोरो एल्कीन भी नहीं बन रहा, क्लोरो एल्केन, हाँ ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ना वो बन रहा है। क्लियर है ना, आया समझ में कि नहीं आया। और फिर ऑप्शन नंबर जो डी लिखा है क्लोरो एल्केन, डाई क्लोरो तो नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। चलो बेटा अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा है आपका कि निम्नलिखित फिनॉल में सबसे प्रबल है। अच्छा देखो बेटा जब फिनॉल में क्या है, पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन सा -I प्रभाव वाला ग्रुप है। जैसे मान लो एग्जांपल पे देखते हैं, यहाँ पर देखो नाइट्रो, यहाँ भी नाइट्रो, यहाँ भी नाइट्रो, मतलब नाइट्रो समूह, और यहाँ जुड़ा है Cl। तो बेटा देखो हम आपको बता दें कि नाइट्रो जो है ना वो ज्यादा -I प्रभाव दिखाता है इन कंपेरिजन टू क्लोरीन Cl, यानी कि Cl से ज्यादा किसके पास -I प्रभाव होता है बेटा, NO2 के पास। इसका मतलब है कि क्लोरो जो फिनॉल है ना ये तो इन सभी से दुर्बल अम्ल है। क्लियर है ना। अब प्रबल फिनॉल कौन है, तो देखो बेटा हम आपको बता दें कि प्रबल फिनॉल कौन होता है, कि अगर हम ऑर्थो, पैरा और मेटा की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रबल होता है बेटा पैरा, फिर होता है ऑर्थो, लास्ट में होता है क्या, मेटा। यानी कि सबसे ज्यादा अगर अम्लीय की बात करें या सबसे ज्यादा प्रबलता की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रबल होगा पैरा प्रोडक्ट, फिर ऑर्थो, फिर मेटा। आपका कौन सा ऑप्शन इसमें होगा, तो यहाँ ऑर्थो लिखा, ये मेटा, ये पैरा, इसका मतलब है यहाँ पर ये वाला आंसर होगा आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये थे बेटा आपके कुछ क्वेश्चंस, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। अब देखो बेटा इसी के साथ आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा कि आपका विक्टर मेयर परीक्षण नहीं दिया जाता है। अब विक्टर मेयर परीक्षण किसके द्वारा नहीं दिया जाता है, तो देखो बेटा हम आपको बता दें कि विक्टर मेयर परीक्षण क्या है बेटा, ये आपका एल्कोहल का टेस्ट है, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, एल्कोहल के परीक्षण की जांच करते हैं, या हम ये कहते हैं कि हम एल्कोहल की पहचान करते हैं कि बेटा ये कौन सा एल्कोहल है। जैसे हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लो बेटा आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, ये इस प्रकार से, ठीक है ना, ये आपने 3 टेस्ट ट्यूब ले ली। अब इसमें बेटा किसी में है तो सभी में एल्कोहल ही, लेकिन किसी में क्या होगा, प्राइमरी एल्कोहल होगा, किसी में सेकेंडरी एल्कोहल होगा, किसी में क्या होगा, टर्सरी एल्कोहल होगा। अब आपको विक्टर मेयर प्रोसेस से पता करना है, होगा क्या कि लेबोरेटरी में तो आपको इस 3 टेस्ट ट्यूब दे दी जाएंगी और उसमें क्या होगा, एल्कोहल होगा तीनों में, और बस आपको ये पता करना है कि किस वाली टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी एल्कोहल है, किस में सेकेंडरी और किस में आपका टर्सरी एल्कोहल है। क्लियर है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले आप इसमें लाल फास्फोरस और कोई हैलोजन इसमें डालोगे तीनों में, पहला तो ये करोगे। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद जब आप ये मिला दोगे, इसके बाद आप बेटा इसमें AgNO2 मिलाओगे सभी में। AgNO2 मिलाने के बाद क्या करोगे बेटा, थर्ड प्रोसेस कि आप इसमें HNO2 मिलाओगे, और HNO2 मिलाने के बाद क्या करोगे बेटा, आप इसमें NaOH मिलाओगे। ये 4 चीजें मिलानी है। पहले सबसे पहले आप लाल फास्फोरस कोई आयरन डालोगे, इसके बाद क्या करोगे, 2 मिनट बाद आप इसमें AgNO2 डाल देना,
फिर 2 मिनट बाद बेटा आप HNO2 डाल देना और इसके बाद फिर डालना NaOH। अब देखो बेटा, जैसे ही आप NaOH डालोगे और यदि मान लो जो आपने टेस्ट ट्यूब ली है उसमें किसी भी टेस्ट ट्यूब का कलर नीला हो जाए, कैसा हो जाए बेटा, नीला, तो समझ लेना वो प्राइमरी अल्कोहल है, मतलब प्राथमिक अल्कोहल है। क्लियर है बेटा। और यदि मान लो बेटा वो पीला हो जाए तो समझ लेना वो सेकेंडरी अल्कोहल है। क्लियर। और कोई कलर ना आए तो समझ लेना वो क्या है, टर्सरी अल्कोहल है। कोई कलर ना आए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि विक्टर मेयर जो है ना वो तृतीयक अल्कोहल के लिए परीक्षण नहीं देता। तो यहां पर वही देखो बेटा, अब आपको देखना है कि विक्टर मेयर परीक्षण नहीं देता, तो एक चीज तो हमने आपको बताई दी कि विक्टर मेयर परीक्षण कौन सा नहीं देगा बेटा, कौन सा नहीं देगा, आपका तृतीयक अल्कोहल जो है ना वो विक्टर मेयर परीक्षण नहीं देगा। तो अब आपको केवल और केवल करना क्या है बेटा, इसमें से केवल और केवल आपको तृतीयक अल्कोहल देखना है। तो तृतीयक अल्कोहल देखो बेटा, इसमें कौन सा है, ये तो प्राथमिक है, ये है तृतीयक, कौन सा, बी नंबर वाला। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, लिखा है कि निम्न में प्रबल अम्ल है, इन सब में प्रबल अम्ल देखना है। तो सबसे पहले तो देखो बेटा फिनॉल, चलो देखते हैं फिनॉल, क्लोरोफिनॉल, मतलब क्लोरो एक ग्रुप जुड़ गया ना आके, वो भी कौन सा, माइनस आई इफेक्ट वाला, माइनस आई इफेक्ट वाला। अब देखो बेटा फिनॉल मतलब केवल OH था, क्लोरोफिनॉल में OH के साथ साथ Cl भी जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि इससे तो ज्यादा यही है। बेंजिल अल्कोहल की बात करें तो देखो बेटा बेंजिल अल्कोहल में क्या होगा कि बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ा होगा बेटा, CH3, इसका एक H हटा करके उस पर जोड़ेंगे OH, तो मतलब ये बेटा कौन सा ग्रुप है जानते हो, प्लस आई प्रभाव, ये तो अम्लता को कम करेगा, इसका मतलब ये भी ज्यादा अम्लीय नहीं है। साइक्लोहेक्सेनॉल का मतलब क्या हुआ बेटा, साइक्लोहेक्सेनॉल का मतलब तो ये रहा OH, ये तो आपका क्या है, एल्केन है, तो एल्केन तो ऑलरेडी, क्योंकि ये साइक्लोहेक्सेनॉल है, OH ग्रुप क्या करेगा बेटा, इसकी ज्यादा अम्लता को नहीं बढ़ाएगा। तो फाइनली अगर ओवरऑल बात करें तो सबसे ज्यादा इसमें अम्लीय कौन होगा, सबसे अम्लीय होगा ऑर्थो सॉरी मेटाक्लोरोफिनॉल। इन सभी कंपाउंड में सबसे ज्यादा अम्लीय ये होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास कौन सा ग्रुप है बेटा, माइनस आई प्रभाव वाला ग्रुप है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट और चलते हैं। नेक्स्ट लिखा बेटा सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनने वाला उत्पाद है। अब देखो बेटा सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है, सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है बेटा कि बेंजीन रिंग पर OH और उसकी ऑर्थो कंडीशन पर COOH जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, बेंजीन पर OH जुड़ा हो और COOH, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब हम इसको NaOH और बेटा CO। अब होता क्या बेटा, जो सैलिसिलिक अम्ल है ना, तो सैलिसिलिक अम्ल को जब भी हम सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो बेटा हम सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण लेते हैं, कौन सा लवण लेते हैं, सोडियम लवण। अब सोडा लाइम के साथ गर्म कर दो बेटा यार, तो यहां से ये Na और Na क्या निकलेगा बेटा, Na2 और COO और ये एक हो तो Na2CO3 निकल जाएगा, और क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला H इधर ही जुड़ जाएगा, मतलब ये तो OH और इधर ये H जुड़ गया। क्लियर। तो क्या बना, फिनॉल बना। तो यहाँ पर आप देखो क्या है, तो सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनने वाला उत्पाद क्या है, फिनॉल बनाना बेटा, यानी कि ऑप्शन नंबर यही है आपका 4, क्या बना, फिनॉल। कैसे बना आप उसको समझ ही चुके हो। क्लियर, समझ में आया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो ना तो आप कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि बेटा मैं सभी के कमेंट देखता हूँ और उसका रिप्लाई भी मिलता है, तो इसलिए आप कमेंट जरूर करो कि सर हमें ये टॉपिक जो है ना समझ में नहीं आया या ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो बेटा हम आपको उस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। चलो आगे देखो क्वेश्चन देखते हैं। देखा कि फिनॉल, इस ये जो क्वेश्चन है ना बेटा ये 2024 के लिए बढ़िया क्वेश्चन है। देखा है कि बेटा फिनॉल क्लोरोफॉर्म और क्षार को हम गर्म करें, तो देखो बेटा हम क्या करते हैं, इसको यहीं पे लिखे देते हैं कि हमने फिनॉल लिया यानी कि C6H5OH, ठीक है ना। चाहे हम ऐसा काम करते हैं, यहाँ पर दिखा देते हैं कि हम बेंजीन रिंग लिया और इस पर हमने OH जोड़ा, क्लोरोफॉर्म CHCl3, कोई एक क्षार मान लो हमने NaOH ले लिया, इसको गर्म करो, तो बेटा क्या हो जाएगा, इसकी ऑर्थो कंडीशन पे CH और यहाँ से एक O जोड़ दो, यानी कि बेंजीन OH तो जुड़ा ही था, CHO और जुड़ जाएगा। इसके अलावा बेटा यहाँ से 3NaCl, 3Na 3Cl ये निकल जाएंगे और 3H2 निकल जाएगा। इस प्रकार से बैलेंस होती है। लेकिन हमें बेटा किससे मतलब है, हमें मतलब है प्रोडक्ट से कि उत्पाद बना क्या, क्योंकि क्वेश्चन भी ये पूछ रहे हैं कि फिनॉल क्लोरोफॉर्म क्षार से जो मुख्य उत्पाद बनेगा वो बताओ। तो मुख्य उत्पाद क्या है बेटा आपका, सैलिसिलिक अम्ल, सॉरी सैलिसैलिडिहाइड। क्या बना बेटा, सैलिसैलिडिहाइड। तो सैलिसैलिडिहाइड का मतलब है इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या है बेटा, ए है। क्लियर हुआ। और ये क्वेश्चन 2024 के लिए बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। तो ये समझ में आ गया होगा।
पढ़ते रहना बेटा, साथ ही साथ ये नोट्स लिखते भी रहना ताकि आपके एग्जाम में काम आ जाए। अब देखो बेटा आगे लिखा है कि ईथर को एल्यूमिना पर 653 केल्विन ताप पर प्रवाहित करने पर बनने वाला उत्पाद होगा ईथर। मान लो बेटा हमने ये डाई एथिल ईथर लिया C2H5O C2H5O, इसको हमने एल्यूमिना यानी कि Al2O3 और 653 केल्विन पे गर्म किया, तो बेटा यहाँ से एक H, यहाँ से H और ये वाला O क्या निकल जाएगा H2O। अब देखो बेटा यहाँ से H निकल गया तो C2H4 बचा ना, तो C2H4, ये भी C2H4, दो अणु बच गए यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। C2H4 को हम क्या लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड क्या इंडिकेट कर रहा है कि बेटा यहाँ पर क्या बनने वाला है एल्कीन। क्या बनने वाला है एल्कीन। तो देखो बेटा यहाँ पर पहला ही ऑप्शन था आपका एल्कीन, एल्केन एल्कोहल फिनॉल कुछ नहीं बनेगा, क्या बनेगा एल्कीन बनेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कि रेक्टिफायर स्पिरिट में एल्कोहल होता है। देखो बेटा रेक्टिफायर स्पिरिट बोल दो या हम इसको परिशोधित एल्कोहल बोल सकते हैं, समझ गए ना। रेक्टिफायर स्पिरिट या परिशोधित एल्कोहल में कितने परसेंट एल्कोहल होता है, तो बेटा देखो हम आपको बता दें, जो परिशोधित एल्कोहल होता है वो 100% शुद्ध होता है, लेकिन जो आपका बेटा क्या होता है, सॉरी, जो परिशुद्ध होता है वो आपका 100% होता है, और जो परिशोधित होता है या ये कहते हैं कि रेक्टिफायर स्पिरिट होता है उसमें बेटा 95 पॉइंट में जाता है आपका, तो 95.5 या 95.6 ये आपका रहता है किसमें रेक्टिफायर स्पिरिट में एल्कोहल की अमाउंट। आगे देखो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये भी बढ़िया क्वेश्चन है 2024 के लिए। लिखा है बेटा कि टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल को आप कैसे लिखोगे बेटा ऐसे CH3 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 और इधर OH। अब इसमें देखो बेटा नंबरिंग कर दो 1 2 3, तो 2 पे क्या है मैथिल, 2 पे मैथिल है तो क्या आ जाएगा 2 मैथिल, हाँ तो 2 मैथिल CH3 CH3 CH3, तो 3L का प्रोपेनॉल तो डो डाई मैलिक एनहाइड्राइड डाई मैथिल एल्कोहल, तेरी इसमें तो कहीं ना कहीं गलत तो हुआ ही है, तो यहाँ पर इसको ही कर लो बेटा प्रोपेनॉल और इसको कर दो 2, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं था बेटा। वैसे आपका टर्सरी ये लिखा ना टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, तो यही है बेटा आपका टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल में अगर हम IUPAC नाम लिखेंगे तो दूसरे कार्बन पे तो CH3 आ रहा है, तो 2 मैथिल और 3 कार्बन के एल्केन प्रोपेन, और प्रोपेन में क्या है बेटा दूसरे पे OH भी है तो उसके लिए हम ऑल लगाएंगे तो ऑल 2, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा 2 मैथिल प्रोपेनॉल 2, ये वाला ऑप्शन बन जाएगा। बाकी तो आपका 2 डाई मैथिल एथेनॉल नहीं होगा, समझ गए ना बेटा, 2 डाई मैथिल तो नहीं होने वाला है। क्लियर। आगे अगर हम बात करें मैलिक एनहाइड्राइड भी नहीं होना, डाई मैथिल एल्कोहल ये भी नहीं होने वाला। क्लियर है ना, तो आप इसका बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे आपको और भी क्वेश्चन बताते हैं। अब देखो बेटा आगे, इसके आगे क्या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि बेटा एथिलीन से एथिल अल्कोहल के औद्योगिक निर्माण की विधि है। अब हमें करना क्या, एथिलीन से क्या बनाना है बेटा एथिल अल्कोहल बनाना है, तो एथिल अल्कोहल के औद्योगिक निर्माण की विधि है क्या, परमैंगनेट ऑक्सीकरण नहीं बेटा। आपको पता है कि अगर हम एथिलीन लें CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसका ऑक्सीकरण कराएं तो इसका ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है बेटा ऑक्सीरेन बनता है, ना कि अल्कोहल। इसका मतलब ये विधि तो नहीं है। उत्प्रेरक अपचयन, अपचयन से तो नहीं बन सकता, क्योंकि अपचयन में क्या होता है बेटा, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ते हैं, तो बेटा अगर आप इसमें हाइड्रोजन जोड़ोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एल्केन बनेगा, अल्कोहल नहीं बनेगा। तीसरा लिखा है बेटा किण्वन से, तो किण्वन से तो औद्योगिक निर्माण की विधि है नहीं। क्लियर है ना, तो अब लास्ट क्या बचा है H2SO4 का शोषण और जल अपघटन, क्योंकि बेटा अगर हम इसका जल अपघटन कराते हैं देखो आप इस प्रकार से किसके द्वारा H2SO4 के द्वारा, तो यहाँ पर आपका जुड़ता है H और OH इधर जुड़ता है तो बनता है बेटा CH3 CH2OH, तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन नंबर है बेटा कौन सा डी वाला। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कैसे आपका एथिलीन से एथिल अल्कोहल का निर्माण जो है ना वो किसके द्वारा होता है बेटा, औद्योगिक निर्माण की बात कर रहे हैं, तो औद्योगिक निर्माण बेटा आपका H2SO4 के शोषण व जल अपघटन से होता है, या ये भी लिख के आ सकता है कि H2SO4 के शोषण व जल योजन से, तो भी सही है। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बेटा कि जल गैस से मेथिल अल्कोहल के निर्माण में प्रयोग होने वाला उत्प्रेरक। देखो बेटा इसको बहुत अच्छे समझना, ये क्वेश्चन 2024 में 100% आएगा, ये समझ लो बेटा। ये नहीं आया तो इसको ये ऐसे पूछ सकते, ये दो क्वेश्चन हमने दिए हैं, इन दोनों में से कोई ना कोई जरूर आएगा, ये आप 100% लिख के ले लो, समझ रहे ना, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना। लिखा है बेटा जल गैस, बहुत से जल गैस क्या होता है बेटा, जल गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का 1:2 का मिक्सचर, इसको कहते हैं बेटा जल गैस।
अब इन्होंने ये कहा कि जल गैस से मेथिल अल्कोहल के निर्माण में प्रयोग होने वाला उत्प्रेरक कौन है। बेटा जब भी हम जल गैस से आपका मेथिल अल्कोहल बनाते हैं तो बेटा यहाँ कॉपर का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड और क्रोमियम का ऑक्साइड, ये तीन लेते हैं हम, समझ गए ना। इसके द्वारा बनता है आपका मेथिल। तो ये था आपका। तो यहाँ पर देखो इन्होंने कहा कि प्रयोग होने वाला उत्प्रेरक है, तो उत्प्रेरक यही होंगे बेटा कॉपर, जिंक और क्रोमियम के ऑक्साइड, यानी कि इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगर ये ऐसे नहीं पूछ रहे हैं तो ये इस तरीके से पूछेंगे। ये 2024 के लिए दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। या तो ये ऐसे पूछेंगे कि मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है। पहला लिखा होगा सॉरी यहां पर तो ये ऐसे नहीं लिख सकते, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि CO, क्योंकि उत्प्रेरक अपचयन लिखा है ना, तो इसका मतलब हम कार्बन मोनोऑक्साइड का अपचयन करेंगे किसके द्वारा, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। तीन ऑक्साइड दिख रहे हैं ना, तीन ऑक्साइड दिख रहे हैं ना, कॉपर, जिंक और क्रोमियम। तो कॉपर क्रोमियम भी हो सकता है, जिंक क्रोमियम भी हो सकता है, और ये तीनों भी हो सकते हैं, समझ गए ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, तो जिंक भी है, क्रोमियम है, या तो देखो जिंक के साथ क्रोमियम होगा, या हम ये कह दें कि कॉपर के साथ क्रोमियम होगा, या ये कह दें हम जिंक और कॉपर दोनों के साथ क्रोमियम होगा, तभी आपका क्या होगा बेटा, मेथिल अल्कोहल बनेगा। क्या बात है, देख लो, हमने कहा कि जिंक के साथ क्रोमियम हो तो मेथिल अल्कोहल बन जाएगा, कॉपर के साथ क्रोमियम हो तो भी मेथिल अल्कोहल बन जाएगा, और कॉपर और जिंक दोनों के साथ क्रोमियम हो तो भी क्या हो जाएगा, आपका अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन आप ये कहो कि जिंक हो तो अल्कोहल बन जाए, नहीं, ये दोनों अगर साथ में होंगे ना तो नहीं बनेगा, लेकिन ये दोनों साथ किसके हो, इसके हो, या ये अकेले अकेले इसके साथ हो तो आपका मेथिल अल्कोहल का निर्माण होगा, समझ गए ना। तो वही देखो लिखा बेटा, पहला ऑप्शन है कि CO व Zn Cr2O3 के उत्प्रेरक अपचयन से, बिल्कुल सही, यही होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड का अपचयन ही करते हैं किसके द्वारा, इस उत्प्रेरक के द्वारा, तो आपका मेथिल अल्कोहल बनता है। अदर और भी देख लेते हैं, देखा है बेटा 900 डिग्री सेल्सियस ताप पर भाप तथा NI उत्प्रेरक द्वारा नहीं बनेगा। भाप का मतलब क्या बेटा, H2O, बेटा H2O से कैसे बन सकता है, यहाँ तो हमें केवल H2 चाहिए, समझ रहे ना। आगे इन्होंने कहा कि HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड के लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अपचयन द्वारा नहीं बनेगा बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड के अपचयन से आपका क्या होगा, मेथिल अल्कोहल का निर्माण नहीं होगा। और आगे लिखा कि बेटा फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय आयनों से, फॉर्मेल्डिहाइड तो आप दिमाग से ही निकाल दो, फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन होगा ही नहीं। क्लियर है कि नहीं, छोड़ो आगे आ जाओ बेटा। आगे लिखा कि ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में परिवर्तन, ग्लूकोज, वैसे आपने इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से सभी ने पढ़ा है। पहले तो हम क्या करते हैं बेटा, सुक्रोज को इन्वर्टेज एंजाइम द्वारा छोटे छोटे अणु में तोड़ते हैं तो वो बनाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्लियर है कि नहीं। फिर जो बेटा ग्लूकोज है वो किसके द्वारा, जाइमेज एंजाइम द्वारा किसमें कन्वर्ट होता है, एथिल अल्कोहल में। तो वही इन्होंने यहां पर पूछ लिया है कि बेटा ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में परिवर्तन किस एंजाइम की उपस्थिति में होती, किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है। तो बेटा आप आंख बंद करके बता देना किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। आगे देखो लिखा बेटा एल्कोहलिक किण्वन किसके द्वारा कराया जाता है। देखो बेटा एल्कोहलिक किण्वन अगर आपको लास्ट में पता ही होगा, आपको जब बताया, आपको सर ने तो बताया ही होगा कि बेटा आप क्या करोगे, सबसे पहले तो सीरा लोगे, सीरे में क्या करोगे, उसका अम्लीकरण करोगे 10% होने तक, सॉरी तनुकरण करोगे 10% होने तक। इसके बाद उसका आप क्या करोगे, अम्लीकरण करोगे, और अम्लीकरण के बाद आप उसमें क्या मिलाओगे बेटा, खमीर, जिसको हम इंग्लिश में ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट मिलाओगे। तो इसका मतलब है किण्वन कराने के लिए आप क्या मिलाते हो बेटा, ईस्ट मिलाते हो, क्योंकि किण्वन करता कौन है, किण्वन करते हैं आपके एंजाइम, और एंजाइम किसमें उपस्थित होते हैं बेटा, एंजाइम आपके उपस्थित होते हैं किसमें, ईस्ट में। तो इसका मतलब है कि आप किसके द्वारा किण्वन कराओगे बेटा, किण्वन कराओगे ईस्ट, इसी के पास ये सारे के सारे एंजाइम होते हैं बेटा, ये जो लिखे हैं आपके चार ऑप्शन। क्लियर हुआ। आगे देखो लिखा बेटा अधिकतम हाइड्रोजन बंधता है, नॉर्मल अगर हम बात करें, जैसे यहां पर इन्होंने दिया एथेनॉल, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, और आगे लिखा डाई एथिल ईथर और डाई एथिल एमीन में। चलो देखो बेटा सबसे ज्यादा किसमें होगी हाइड्रोजन बंधता, तो सबसे ज्यादा होगी बेटा किसमें, एल्कोहल में। किसमें होगी, एल्कोहल में, क्योंकि यहां पर हालांकि इनमें तो छोड़ी दो, इन दो में तो इसमें भी आपकी जैसे लिखा है ना ट्राई एथिल एमीन, बेटा अगर डाई होता या प्राथमिक होता तो हम सोचते, क्योंकि ट्राई एथिल एमीन में नाइट्रोजन के साथ क्या होता है बेटा, कोई हाइड्रोजन नहीं होता, तो हाइड्रोजन बंध बनने का ऑप्शन है ही नहीं, और इनमें तो मान लो है ही नहीं, ये तो क्लोराइड है, ये आपका डाई एथिल ईथर, इनमें भी हाइड्रोजन बंध नहीं बनता। अब बेटा बात आ गई किसकी, एथेनॉल की, तो ये तो एथिल एल्कोहल है, तो एल्कोहल में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता ही है। क्लियर है ना, क्योंकि जो आपके निम्नतर एल्कोहल होते हैं वो इसी हाइड्रोजन बंध के ही कारण तो जल के साथ, सॉरी जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। चलो लेकिन फिर भी आगे देखते हैं। आगे लिखा बेटा निम्न में किस यौगिक का क्वथनांक उच्चतम है। अच्छा हाँ बेटा देखो यहाँ पर अधिकतम हाइड्रोजन बंधुता का कारण
बंधुता के कारण क्या होता है बेटा, एल्कोहलों का क्वथनांक भी उच्च होता है, किससे, संगत एल्किल हैलाइड से, एल्केन से, ईथर से, समझ गए। तो अब देखो बेटा यहाँ देखते हैं, तो इन्होंने पहला दिया मेथेन, दूसरा एल्कोहल, तीसरा क्लोरोफॉर्म, चौथा एल्किल ब्रोमाइड या मेथिल ब्रोमाइड कह सकते हैं। ये चार ऑप्शन दिए, तो चार ऑप्शन में सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा बेटा, एल्कोहल का, क्योंकि एल्कोहल का क्वथनांक एल्केन से भी, एल्किल हैलाइड से भी ज्यादा होता है, समझ गए ना, किसके कारण, क्योंकि ये क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। इतना समझ में आया। अब बेटा इसका क्या करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे और आपके क्वेश्चंस बताते हैं। अब देखो बेटा इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में कौन सा यौगिक जल में पूर्णतः घुलनशील होगा। तो देखो बेटा, अगर जल में पूर्णतः घुलनशील की बात करें, अगर हम स्पेशली बात करें एल्कोहल की, तो आप सबको पता है बेटा कि जो आपके निम्न एल्कोहल होते हैं वो क्या होते हैं, जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। क्योंकि बेटा उच्च जो एल्कोहल होते हैं तो उसमें क्या होता है, जो आपकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है ना, जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा बेटा, जल विरोधी गुण बढ़ता जाएगा। क्योंकि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला क्या करती है बेटा, जल का विरोध करती है, अर्थात वो पानी में नहीं घुलती है। तो जो आपके निम्नतर एल्कोहल होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जल में घुल जाते हैं, जल में विलय होते हैं। तो आप देखो बात करते हैं, तो इन्होंने ये कहा कि निम्न में कौन सा यौगिक जल में पूर्ण रूप से घुल जाएगा, कौन सा यौगिक। तो बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड, एथिल अल्कोहल, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, C6H6। बेंजीन ये तो नहीं घुलेगा, क्यों नहीं घुलेगा, क्योंकि ये तेल, ये द्रव होता है बेटा, मतलब ये तेल होता है, तो तेल तो पानी में नहीं घुल सकता। अब देखो बेटा क्लोरोफॉर्म ये भी कम घुलता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी। और बात करते हैं बेटा अब इन दोनों की बात कर लेते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी ध्रुवीय होगी, और बेटा अल्कोहल की बात करें ये भी ध्रुवीय है, हालांकि है तो ये भी ध्रुवीय, लेकिन इसमें अगर हम बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड और एथिल अल्कोहल, क्योंकि इसमें 3 Cl, इससे ज्यादा तो यही घुल जाता है, इन दोनों में कौन ज्यादा घुलेगा। तो इन दोनों में बेटा अगर हम बात करें तो इन दोनों में स्पेशली अगर आप देख बेटा आपका एथिल अल्कोहल ही घुलेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है बेटा, हाइड्रोजन जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेता है। तो हाइड्रोजन बंध बनने के कारण ये क्या करता है, सबसे जल्दी और पूर्ण रूप से घुलेगा। आगे देखो लिखा बेटा निम्न अल्कोहल होगा। अब निम्न अणुभार वाला अल्कोहल क्या होगा बेटा, जल में विलय होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला ही वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, जल में विलय। या ये कह दें कि जल में गर्म करने पर विलय, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर वो नॉर्मली गर्म हो जाएगा, नॉर्मली वो आपका जाएगा तो गर्म करने की जरूरत ही नहीं है। जल में अविलय ये भी गलत है, और सभी विलायकों में अविलय ये भी गलत है। आगे देखो बेटा लिखा है कि CH3CH2OH में विषम विदलन में सबसे जल्दी टूटने वाला बंध कौन सा है, विषम विदलन में। तो देखो बेटा जैसे यहाँ पर हम बात करें कार्बन के बीच ये बॉन्ड दिखा है, तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड कैसा होगा बेटा, समविदलन में टूटेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, कार्बन कार्बन दोनों की विद्युतात्मकताएं बराबर होंगी। C और H की बात करें, जैसे इसमें और इसमें बात करें, तो या हम बेटा C और O की बात करें, या फिर हम O और H की बात करें, तो विषम विदलन में क्या होगा बेटा, विषम विदलन में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है, जैसे यहाँ कार्बन ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कार्बन से बॉन्ड ले सकता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन उससे भी जल्दी ये क्या करेगा, हाइड्रोजन वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता है ना, या विद्युत धनात्मकता है, वो क्या है, कार्बन से ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, कार्बन इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो इसका मतलब है अगर विषम विदलन होगा तो सबसे पहले जो बॉन्ड टूटेगा ना एथिल अल्कोहल में, अगर विषम विदलन कराओगे तो सबसे पहले जो भी आपका बंध होगा बेटा OH बंध, इसके बाद बेटा होगा आपका CO बंध, बाकी ये दोनों बंध नहीं टूटते। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आगे देखो लिखा बेटा कि सोडियम धातु का भंडारण किसमें नहीं किया जा सकता। अब सोडियम धातु बेटा आप सबको पता है कि सोडियम धातु ये ज्वलनशील है, अगर आप इसको पानी में रखोगे तो भी ये क्या करेगी बेटा, इसमें आग पकड़ लेगी। खुला रख दोगे, वायु के संपर्क में आएगी तो भी ये क्या करेगा, आग पकड़ लेगा। तो बेटा हम करें क्या इसको, तो हम इसको भंडारण के लिए किस में रखते हैं, तो मोस्टली तो हम बेटा इसको केरोसिन में रखते हैं, लेकिन किस में नहीं रख सकते हैं, अब उसकी बात आई है। तो देखो इन्होंने कहा है कि बेंजीन में नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते बेटा, ये तेली द्रव होता है इसमें रख सकते हैं, केरोसिन में रख सकते हैं, एल्कोहल में, और टालुइन भी आपका कार्बनिक पदार्थ है इसमें भी रख सकते हैं। लेकिन बेटा अगर हम एल्कोहल की बात करें तो इसमें हम नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि एल्कोहल बेटा ज्वलनशील पदार्थ है, और सोडियम भी क्या है, ज्वलनशील। अगर दो ज्वलनशील पदार्थ मिल जाएंगे तो और जल्द आग पकड़ लेगा सोडियम। तो इसका मतलब है कि आप किस में नहीं इसको रख सकते हो, आप सोडियम धातु को एल्कोहल में तो बिल्कुल ही नहीं रख सकते, बाकी आप इन सब में रख सकते हो।
आगे बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा कि एथिल अल्कोहल की सांद्र H2SO4 से क्रिया कराने पर बनता है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है बेटा, ये आपका 2024 के लिए देख लेना इसको, अच्छा है। और ये भी क्वेश्चन आपका 2024 के लिए विदलन में कौन सा बंध टूटता है, ये दोनों क्वेश्चन आप देख लेना। अब देखो बेटा अल्कोहल लेते हैं हम C2H5OH, इसको हम क्या करें बेटा H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर दें। गर्म करने पर क्या होता है बेटा H2OH यहाँ से, एक H यहाँ से, H2O निकलेगा तो बचेगा क्या C2H4, तो C2H4 बनेगा, मतलब आपका बेटा एथिलीन बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन पहला ही हो जाएगा, 2 कार्बन का। समझ गए ना, ये 3 कार्बन का, ये 4 कार्बन का, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन एक भी नहीं होंगे। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा 2 नंबर वाले कार्बन का। क्लियर हुआ। आगे देखो बेटा लिखा कि एथिल अल्कोहल अम्लीय K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीकरण करने पर देता है। ये बेटा आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2000 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर बहुत से बच्चे गलती करते हैं। क्यों बच्चे इसलिए गलती करते हैं क्योंकि उनको पता है कि बेटा उन्होंने आपका K2Cr2O7 लिया, तो वो सीधा सीधा एक ही दिमाग में याद करते हैं कि बेटा अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल देगा। क्या देगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल देगा। लेकिन बेटा हम देखो आपको बता दें, यहाँ पर रिएक्शन के माध्यम से समझा दें कि बेटा जो आपका CH3CH2OH है, यदि बेटा हम इसका ऑक्सीकरण K2Cr2O7 द्वारा कराते हैं तो क्या होता है, पहले बेटा आपका CH3C एक H और एक O, यहाँ से एक H ये वाला H और ये O, H2O निकल जाता है, तो पहले बेटा एसिटैल्डिहाइड बनता है। यानी कि एल्कोहल तो ऑक्सीकृत एसिटैल्डिहाइड में होता है, फिर ये एसिटैल्डिहाइड वापस ऑक्सीकृत हो जाता है बेटा एसिटिक अम्ल में। लेकिन बहुत से बच्चों के दिमाग में यही होता है कि भाई एल्कोहल तो एसिटिक अम्ल ही देता है ऑक्सीकरण करने पर, नहीं, एथिल अल्कोहल तो एसिटैल्डिहाइड देगा, फिर वो ऑक्सीकृत हो जाएगा आपका किसमें, एसिटिक अम्ल में। तो होता क्या कि इस क्वेश्चन में बेटा ज्यादातर बच्चे इसको लगाकर आते, जबकि ये बेटा गलत है। सही कौन सा है, सही ये है कि आपका पहले क्या बनेगा, एसिटैल्डिहाइड बनेगा। ये बना आपका एसिटैल्डिहाइड, तब बनेगा आपका एसिटिक अम्ल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर और भी क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं। अब देखो बेटा इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेटा आइसोप्रोपिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण पर बनता है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल मतलब ये CH3 CH3 CHOH, ये रहा आपका बेटा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अब इसके ऑक्सीकरण से क्या बनेगा, तो हम इसका ऑक्सीकरण कराते हैं बेटा, चाहे तो आप KMnO4 द्वारा करा दो, चाहे K2Cr2O। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, ये वाला H ये वाला H और ये O, H2O निकल जाता है और क्या बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड O। इसका नाम है बेटा एसीटोन। क्या नाम है, एसीटोन। तो इसका मतलब क्या बनता है बेटा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीकरण कराओगे तो आपका एसीटोन बनेगा। क्लियर हुआ, रिएक्शन से समझ में आ ही गया होगा, तो इसमें तो ज्यादा कोई बेसिक तो है नहीं कि भाई फिर से समझाएं। क्लियर है कि नहीं। चलो आगे देखो बेटा, आगे लिखा कि HBr तीव्रता से क्रिया करता है। बेटा HBr ये हो चाहे मान लो आपका हाइड्रोजन हैलाइड हो, क्लियर है ना। तो हाइड्रोजन हैलाइड बेटा क्या करता है, जो आपका टर्सरी अल्कोहल होता है उससे जल्दी से क्रिया करता है, सेकेंडरी में उससे कम, प्राइमरी में उससे कम। मतलब अगर हम हैलाइड की क्रियाशीलता की बात करें ना, तो ये टर्सरी अल्कोहल से सबसे ज्यादा, सेकेंडरी से उससे कम और प्राइमरी से सबसे कम, ये क्रियाशीलता का क्रम होता है। तो चलो हम देखते हैं। तो लिखा बेटा 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है ना, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, अच्छा, और 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। देखते हैं बेटा, तो CH3 CH3OH यानी कि 1 और ये 3, 2 पे मेथिल और 2 पे ऑल, यही तृतीयक है। यानी कि इसमें बेटा आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, पहला, क्योंकि जो पहला ऑप्शन है वो क्या है आपका, वो बेटा तृतीयक अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहल सबसे पहले HBr से क्या करेगा बेटा, क्रिया करेगा। क्लियर। आगे लिखा कि आइडोफॉर्म परीक्षण देने वाला यौगिक है। वही बेटा अभी जैसे हमने आपको कहा था, आइडोफॉर्म कह दो चाहे हेलोफॉर्म कह दो, इसमें क्या हो जाएगा, अगर अल्कोहल की बात करेंगे तो CH3OH और इधर H, सॉरी इधर मतलब कुछ भी हो, इन दोनों के पास कुछ भी जुड़ा हो, समझ गए ना। जिसके पास ये इतना ग्रुप होगा वही बेटा आपका हेलोफॉर्म या आइडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म जो भी हम बात करें परीक्षण देगा। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा, CH3CH2, CH3CH2 मतलब ये तो नहीं देगा, CH3CHOH, CH3CHOH, ये CH3, क्लियर। CH3CH2 मतलब 2 कार्बन आ गए, CH3CH2 नहीं, 2 कार्बन है ना, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, और इसमें हमें 1 कार्बन ही चाहिए, दूसरे कार्बन पे तो OH जुड़ा होना चाहिए। मतलब इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटा कौन सा, बी, ये वाला आपका ग्रुप लिखा हुआ है। क्लियर।
थर्ड देखो लिखा बेटा अल्कोहल की निर्जलीकरण अभिक्रिया में क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है। बेटा निर्जलीकरण की बात करें ना तो निर्जलीकरण, ये भी क्वेश्चन 2024 और बेटा ये वाला क्वेश्चन 2024, इन दो में कोई एक जरूर आएगा बेटा, कोई एक जरूर आएगा, आप इसको लिखित में ले लो। अब देखो बेटा लिखा है कि अल्कोहल की निर्जलीकरण की क्रियाशीलता का क्रम क्या है। तो बेटा देखो अब हम आपको बताते हैं अल्कोहल की जो निर्जलीकरण अभिक्रिया उसका क्रम क्या होता है। तो देखो बेटा ये तो रहे आपके CH3 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 CO और ये H। अब देखो बेटा निर्जलीकरण में होता क्या है कि ये तीनों के तीनों ग्रुप क्या करते हैं बेटा, ये प्लस आई प्रभाव वाले ग्रुप हैं, तो ये क्या करते हैं बेटा, ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो कार्बन क्या करता है बेटा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है ना ऑक्सीजन को दे देता है, मतलब यहाँ से OH बहुत जल्दी निकलता है। जितनी जल्दी यहाँ से OH निकलता है उतनी जल्दी इनमें से किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो इसका मतलब है H2O निकल जाएगा। क्लियर। अगर द्वितीयक होगा तो एक कार्बन कम हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हो जाएगा। क्लियर है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन जो है ना OH को उतनी आसानी से नहीं निकाल रहा था जितनी आसानी से तृतीयक अल्कोहल निकाल रहा था। और प्राथमिक में क्या होगा बेटा, एक ही कार्बन इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो OH इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको निर्जलीकरण क्रियाशीलता की बात करनी है तो आप अपने दिमाग में एक ही चीज रखना कि सबसे ज्यादा क्रियाशील आपका कौन सा होगा बेटा, सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा टर्सरी, इसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद होगा बेटा प्राइमरी। किसके प्रति, निर्जलीकरण के प्रति। इसका मतलब इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ। तो ये थे बेटा आज के कुछ अल्कोहल फिनॉल ईथर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेटा आपको अगर वीडियो बिल्कुल क्लियर समझ में आया हो तो बेटा आप लाइक करें, आजकल लाइक जो है ना बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, तो आप लाइक पे लाइक करते रहो और शेयर करते रहो अपने दोस्तों को ताकि उन तक भी ये क्वेश्चंस। धन्यवाद।